हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद अल्तमश और आज हम लोग काइनेमेटिक्स की बेसिक टू एडवांस लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हम ये 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है। जैसे मैं मान लो इस पेन को यहां से मैं अगर छोड़ता हूं तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ। क्यों जा रहा है? क्योंकि जो अर्थ है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करेगा मतलब इस वाली बॉडी के पास एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको हम बोलेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती? तो ये बात भी आपको शायद पता होगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको लगभग 10 भी बोल सकते हैं। तो जो अर्थ है वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करती है बॉडी को, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो मैंने बोला कि अगर यहां से मैंने इसको छोड़ा तो बॉडी नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, अर्थ जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसका मतलब मैंने यहां से अगर ड्रॉप किया इस बॉडी को, ये वाली बॉडी नीचे जा रही है, तो हम बोल सकते हैं इसमें जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ है। अच्छा, अगर मैं बात से बोलूं कि एक बॉडी इसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये वाली ऊपर की तरफ बॉडी जा रही, तो अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये वाली बॉडी ऊपर तक चलती हुई जाएगी, उसके बाद फिर लौट करके नीचे गिरेगी आकर के। तो ये बॉडी ऊपर गई, उसके बाद बॉडी लौट करके नीचे आ रही। मैं अगर आपसे बोलूं जब ये बॉडी ऊपर जा रही है तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जब बॉडी ऊपर जाएगी तब भी अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी। हाँ, तो जो अर्थ है अभी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसका मतलब है कि अभी भी जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा। ठीक, क्योंकि अर्थ हमेशा नीचे खींचेगी। अब आप सवाल बताएं कि अगर ये वाली बॉडी यहां से फेंका मैंने ऊपर तक जाकर के वापस नीचे आ रही है, जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर है उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ acceleration due to gravity at topmost point, topmost point पर acceleration due to gravity की डायरेक्शन क्या होगी? क्या सोच रहे हैं आप? जीरो? नहीं नहीं, जीरो आप जो सोच रहे हैं वो स्पीड की बात कर रहे हैं आप, कि यहां से अगर फेंकोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट बॉडी चलते 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 एक टाइम के बाद इसकी रफ्तार जीरो होगी, उसके बाद वापस नीचे आ जाएगी, तो वेलोसिटी जीरो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब है कि अर्थ इसको खींचेगी या नहीं खींचेगी? ऑब्वियस बात है कि कोई बॉडी ऊपर जा रही हो तब भी अर्थ इसको नीचे खींचेगी, कोई बॉडी किसी इंस्टेंट पर रुक गई, उसकी वेलोसिटी जीरो गई, तब भी इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, और जब बॉडी वापस लौट करके नीचे आ रही होगी तब भी अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। तो अर्थ तो हमेशा हमेशा उसको खींचेगी। इसका मतलब है टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी जो एक्सेलरेशन की डाउन जो डायरेक्शन होगी वो हमारी नीचे की तरफ आएगी, मतलब डाउनवर्ड्स होगी। तो अभी भी एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होने वाली। ठीक है, जब बॉडी यहां से नीचे की तरफ आएगी तब भी ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ रहेगी। तो इनफैक्ट हमारे लिए इस चैप्टर में बड़ी आसानी हो गई, चाहे बॉल को ऊपर फेंको चाहे बॉल ऊपर से नीचे फेंको, कुछ भी आप करोगे हमेशा एक्सेलरेशन जो आपको शो करना है वो हमेशा नीचे की तरफ शो करना है। तो ये बड़ी आसान बात हमारे लिए होने वाली। ठीक है, तो हम लोग इसमें अब पहली चीज को समझते हैं। इसमें हमारे पास कुछ रिजल्ट बनते हैं, उनको हमें याद रख लेना होता है। अगर आप नहीं भी याद रखते तो कोई इश्यू नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो वाली सारी इक्वेशन हमारी यहाँ पर वैलिड होगी। रीजन, क्योंकि वो जो इक्वेशन वैलिड होती हैं वो तब वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो क्या यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, जिसकी वैल्यू भी आपको पता है 9.8 या लगभग 10 हम मान सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, जिसकी वैल्यू भी फिक्स है। इसका मतलब वो तीनों इक्वेशन हमारी यहाँ पर लगने वाली। ठीक है, तो हम लोग पहले केस की बात करते हैं कि यहां से मैंने किसी एक बॉल को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब उसकी रफ्तार कितनी? तो यहां से अगर मैं इसको ड्रॉप किया तो इसका मतलब है उसकी रफ्तार जीरो है। ड्रॉप करने का मतलब रफ्तार जीरो होती। ठीक है, यहां से अगर इस वाली बॉल को मैं यहां से ड्रॉप करता हूं, ये वाली बॉडी नीचे चलती हुई आ रही है, मैंने किसी एक हाइट से ड्रॉप किया है, तो मान लो इस वाली बॉल को मैंने ड्रॉप किया है किसी हाइट h से। तो इसमें सवाल दो तरह की सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल आपसे बोला जाएगा बताओ कि यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम कितना लगा होगा। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि जब ये वाली बॉडी यहां से चलती हुई नीचे गिरेगी तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी रफ्तार कितनी होगी। तो ये वाली बॉडी को छोड़ोगे, बॉडी नीचे गिरेगी, तो एक्सेलरेशन की वजह से इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 जस्ट टकराने से पहले इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो दूसरी बात आपको पूछी जाएगी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये आपको बताना है। ये दो बातें हमें डिस्कस करनी होती। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं टाइम की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। हमें वही पुरानी बातें करनी कि हमारे पास जो इक्वेशन
ऑफ मोशन था वही हमें अप्लाई करना आना चाहिए। कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। इसमें जो अर्थ होगी वो तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी। अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन बनेगा वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ होगी, जिसकी वैल्यू भी हमें पता है। फिलहाल यहां से मैंने ड्रॉप किया, मैंने इसको लिखा ए पॉइंट, इसको मैंने लिखा बी पॉइंट। तो हम ए से बी तक स्टडी करने वाले, ए टू बी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ए पॉइंट की वेलोसिटी 0, सही। यहां से बॉडी अगर यहां तक आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा h। अब मैं इसको प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, तो एक बात और जरूरी समझो कि जब भी हमारे पास इस तरह का मोशन होता है तो हम अपनी मर्जी से किधर भी प्लस मान सकते हैं और किधर भी माइनस मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फिर अगर कोई इश्यू नहीं है तो फिर क्या मानना चाहिए, कुछ भी मान लो। प्रिफरेबल रिकमेंडेड यही है कि जिस तरफ आप बॉडी को चलते हुए देखें इनिशियली, उस डायरेक्शन को आप प्लस मान लें, ठीक है। बाकी आप किधर भी प्लस मानोगे आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर बॉडी देख रहे नीचे की तरफ जा रही है, मैंने इसको नीचे की तरफ ही प्लस मानना प्रिफर किया, तो नीचे इसको प्लस मान लो। तो इसमें हम जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे उसको हम प्लस में लिख देंगे। बॉडी यहां पर थी, बॉडी यहां जा रही है, तो ये नीचे की तरफ मतलब प्लस हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास g है, वो भी प्लस में लिखोगे क्योंकि ये प्लस नीचे को मैंने प्लस कंसीडर किया हुआ है। हमें निकालना है टाइम, टाइम कितना होगा, कौन सा रिलेशन लगा दिया जाए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0 होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू g रख दी, यहां पर आ गया टाइम, और s कितना है हमारे पास, यहां मैंने h रख दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाला सॉल्व होने के बाद t की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स h बाई जी पूरे का रूट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे अगर हम देखें तो कॉन्सेप्चुअली आपने समझ लिया कैसे हम यहां से यहां तक का टाइम निकालते हैं। अब अगर आप चाहते हो तो आप रिजल्ट याद रख सकते हो। याद रख लेना चाहिए कि अगर किसी बॉडी को ऐसी एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो वाली बॉडी जब जमीन पे पहुंचती है तो उसको जो टाइम लगता है वो रखता है रूट के अंदर 2h बाई जी। याद रख लो, अच्छी बात है, नहीं भी याद रखोगे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो यहां से अगर बॉडी चलना शुरू कर दे यहां तक पहुंचेगी तो इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या करोगे आप, तो आप रिलेशन लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो तो v आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ए टू बी मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ए टू बी में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी g, और टाइम की वैल्यू कितनी रूट के अंदर 2h बाई जी। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पर जो g है इसको जब अंदर लिखोगे तो g स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ये अंदर लिखा है 2h बाई जी। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहां से रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू रूट 2gh। इसको भी आप याद रख सकते हो। वैसे आप नहीं भी याद रखोगे कोई इशू नहीं है, सारे सवाल आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी आप याद रख लो कि इनिशियल रफ्तार अगर 0 है और वो वाली बॉडी अगर h हाइट नीचे आती तो इसका मतलब है उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो वैल्यू आएगी रूट 2gh, ये हम याद रख सकते हैं। इसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जहां पर आपको h की वैल्यू पता हो, g की वैल्यू आप पता ही 10 होती है या 9.8 होती है, रख दोगे आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होगा, जैसे मैंने किसी बॉल को यहां से ऊपर की तरफ थ्रो किया विद वेलोसिटी u, अब ये वाली बॉडी किसी हाइट तक ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद बॉडी वापस नीचे आएगी। तो एक्चुअल में ये बॉडी स्ट्रेट ऊपर जा रही है और उसी पाथ पर स्ट्रेट फिर नीचे आएगी ऐसे। लेकिन ऑब्वियसली समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारा, अगर मैं स्ट्रेट ही लाइन बनाऊंगा तो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ बना रहा हूं। एक्चुअल में स्ट्रेट ऊपर और उसी पाथ पे नीचे आएगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं समझो। इसमें वही सेम बात कि अगर यहां से मैंने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया है जिसकी रफ्तार आपको कुछ पता है, और आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। मैं अगर मान लो डेटा दे दूं कि ये बॉडी है, इसके पास जो रफ्तार है वो मान लो 10 है इनिशियल, आपसे पहला सवाल पूछा गया है टाइम टू रीच टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इक्वेशन लगा दोगे। इनिशियल पॉइंट इसको मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया मैंने बी, इसको नाम दिया मैंने सी। तो अगर हमें टॉप मोस्ट पॉइंट तक का टाइम निकालना है तो हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, मतलब ए से लेकर के बी तक हम इक्वेशन लिख देते हैं। तो हम इक्वेशन लिख देंगे ए से लेकर के बी तक।
अगर मैं ए टू बी इक्वेशन लिखूं तो हमारे पास रिलेशन क्या बनने वाला है? इनिशियल रफ्तार हमारे पास u की वैल्यू कितनी है? +10। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटी की वजह से नीचे होगा, जिसकी वैल्यू तो हम जानते हैं 10 हम यूज कर ले रहे हैं, 9.8 भी सही है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास जो है वो नीचे की तरफ 10 है, तो ऐसा मैं करता हूँ ऊपर के प्लस मान लेता हूँ, नीचे को मैं माइनस मान लेता हूँ, कुछ भी आप मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने नीचे को माइनस ऊपर को प्लस मान लिया, तो इसको मैंने +10 लिखा था, एक्सेलरेशन को लिखोगे -10। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर मैं देखूं यहां पर जब टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट की पहचान क्या है? अगर बॉडी ऊपर चलती जा रही चलती जाएगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, इसकी रफ्तार कम होते 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 कम होते होते फाइनली रफ्तार 0 होगी, उसके बाद फिर बॉडी नीचे आ जाएगी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की पहचान क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट की पहचान है वेलोसिटी 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की पहचान है वेलोसिटी 0। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये आपको पता लग गया, आपको टाइम निकालना था। कौन सा रिलेशन समझ में आ रहा है जिसमें आपको v u और a और t मिल जाए? पहला रिलेशन लगा दें आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको 0 पता है, u की वैल्यू 10 पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको -10 पता है, यहां से आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो टाइम की वैल्यू आ गई 1। सही है, तो यहां से आपको टाइम की वैल्यू मिल जाती है 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना ऊपर बॉडी गई होगी, आपको हाइट बताओ कि कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी ये वाली बॉडी, अगर मैंने 10 से फेंका तो ये वाली बॉडी कितना ऊपर तक जाएगी? तो कितना ऊपर तक जाएगी हाइट अगर आपको निकालना है, तो हाइट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है अभी, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट है, वही हमारी मैक्सिमम हाइट बन जाएगी। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी है, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड आपको अगर निकालना है तो यहां पर भी सिंपल वही बात मैं बोलूंगा कि ए टू बी आप इक्वेशन लिखो, ए टू बी में आपको पता ही है, तो आप यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन लगा दो, कोई भी इक्वेशन, चाहे आप सेकंड लगा दो, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा। रीजन क्योंकि हमें टाइम पता है। हम अगर लास्ट इक्वेशन भी यूज करते हैं वहां से भी आंसर आ जाएगा, तो आपकी मर्जी जो चाहो लगाओ। तो हम लोगों ने वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s यूज कर लिया। आप सेकंड इक्वेशन भी लगाओगे सेम आंसर आएगा, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू पता है। ये आपको इनिशियल रफ्तार कितनी दी गई है 10, और फाइनल रफ्तार आपको दी गई है 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखोगे -10 और यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, सॉल्व करोगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको 5 मिलती है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 आ गया, मतलब ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 है। क्या वही हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी? हाँ, तो वही हमारी मैक्सिमम हाइट हो गई, हमारा आंसर आ गया 5। तो हमने एक्चुअल में इसमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, फिर भी हमारे सारे सवाल बन रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके फॉर्मूला भी देखेंगे। और क्या पूछ सकते हैं? और अब सवाल हो सकता है कि बताओ जब ये वाली बॉडी यहां से वापस आएगी तो इसके पास क्या वेलोसिटी होने वाली, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, यहां से यहां आने का भी टाइम बताओ। सारी बातें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली जा सकती। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं कि यहां से जो बॉडी है बी पॉइंट से यहां सी पॉइंट पे आएगी, तो सवाल ये बनेगा कि यहां से यहां वापस आने में कितना टाइम लगा होगा। कौन सी इक्वेशन लगाई जाए? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो बी टू सी हमें इक्वेशन लिखनी होगी। अगर हम चाहते हैं ये पता करना कि बी से सी जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो हमें इक्वेशन बी टू सी लिखनी चाहिए। तो बी टू सी अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी, यहां ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी मैंने लिखी 0। एक्सेलरेशन में क्या लिखूंगा? तो एक्सेलरेशन मैंने लिखा -10, क्योंकि नीचे की तरफ को मैंने माइनस लिखा हुआ इसलिए -10 लिखा मैंने। अच्छा, यहां से यहां तक आपको हाइट तो पता ही थी, तो हाइट आपने कैलकुलेट की 5 मीटर, जिसका मतलब बी से सी का जो गैप है ये 5 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 5, प्लस में लिखो माइनस में लिखो? डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखे? प्लस में माइनस में? माइनस लिखा जाएगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमारा ये और फाइनल पॉइंट ये, मैं बी टू सी की बात कर रहा हूं। तो बी से सी अगर हम जाएंगे तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे का मतलब है माइनस साइन के साथ लिखना होगा, तो आपको माइनस लगाना होगा। हम बी टू सी में टाइम निकालना चाहते हैं। कौन सी इक्वेशन? ये कौन से इक्वेशन में बातें आती? आप ये देख पा रहे होंगे सेकंड इक्वेशन में बातें दिखती हैं, तो सेकंड इक्वेशन लगा दी जाए। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू रख दोगे -5, u तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देना -10, यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां से टाइम की वैल्यू 1 मिल जाती। तो टाइम की वैल्यू आपको यहां से 1 मिल जाती। अच्छा, ये बाई चांस हुआ या ऐसा हमेशा होगा? ऐसा
हमेशा होगा कि जितना टाइम जाने में लगा है उतना ही टाइम आने में लगा है। 1 सेकंड में हम ऊपर गए, 1 सेकंड में वापस आए, ऐसा हमेशा होगा। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि अगर हम ये निकाल लें कि ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है और आपसे कोई पूछे कि बताओ पूरा टाइम कितना है, तो उसको आप डबल कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। एज अ रिजल्ट मैं आपको ये बात लिखवा दूंगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली बॉडी जब सी पॉइंट पर जब पहुंचेगी, वापस सरफेस पे जस्ट टकराने वाली होगी, तो इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये आपसे पूछा जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉइंट सी पर जब बॉडी पहुंची है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी कितनी, मतलब मैं तीसरा सवाल अगर मैं यही लिखूं, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो ग्राउंड से जस्ट टकराने वाली है, तो उस टाइम पे इसकी रफ्तार क्या होगी, हमें नहीं पता, मैंने इसको v मान लिया। ठीक है, तो मैंने इसकी रफ्तार को मैंने v मान लिया। अब मैं इक्वेशन कहां से कहां लिखूंगा, बी टू सी लिख लेते हैं। तो मैंने बी टू सी इक्वेशन लिखी, तो बी टू सी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, वही सेम बात कि यहां से बी टू सी जाने में इसकी रफ्तार इनिशियली 0 है, एक्सेलरेशन भी आपको पता है, और बी से सी तक जाने का आप टाइम भी जानते हैं, तो क्या आप v निकाल सकते हो, कौन सा रिलेशन लगाया जाए, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैंने रिलेशन लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 है, b पॉइंट की बात हो रही है, एक्सेलरेशन है -10 और टाइम की वैल्यू है 1, तो यहां से हमको v की वैल्यू मिली -10। माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन। जब यहां पर बॉडी पहुंची होगी तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, नीचे का मतलब माइनस, इसीलिए आपको माइनस में नजर आ रहा है, -10 आपको नजर आ रहा है। तो ये पता लगा कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होगी 10 और डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। यहां पर भी एक चीज ऑब्जर्व करो आप, मैंने इसको फेंका था ऊपर की तरफ 10 से, और ये वाली बॉडी वापस आ रही इस लेवल पे, यहां पर भी रफ्तार 10 है। कैसा हमेशा होगा, हाँ, जितनी रफ्तार से बॉडी को आप ऊपर फेंकते हैं वो बॉडी वापस जब उसी लेवल पे आती है तो उसकी रफ्तार उतनी होती है, बस डायरेक्शन में डिफरेंस आता है। ऊपर फेंका था 10 से, तो बॉडी अब जब यहां गिरेगी तो इसकी रफ्तार नीचे की तरफ 10 होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सरफेस से जस्ट टकराने से पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो इसको एक बार आप देख लें, उसके बाद फिर हम इसके रिजल्ट्स बना लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है कि अगर मैंने यहां से बॉडी फेंकी, रफ्तार इसकी यू रखी, ये वाली बॉडी ऊपर गई, वापस नीचे आके गिर गई, तो अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहला पार्ट कि टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वर्ड इस्तेमाल करूंगा इसमें। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितनी देर ये हवा में रहा, यहां से फेंका था आपने, यहां से वापस आ, जब तक गिर नहीं जाता तब तक कितना टाइम लगा होगा, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जब तक ये हवा में है। तो कितना टाइम लगा होगा, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। इस टाइम के लिए मैं क्या करूं, इस टाइम के लिए मैं क्या करूं, कैसे निकालूं टाइम। तो मैंने आपको क्या बताया, जो जाने का टाइम होता है वही आने का टाइम होता है, तो जाने का टाइम निकालो, डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो जाने का टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूं, ए टू बी इक्वेशन लिख दूं। तो ए टू बी अगर इक्वेशन लिखूंगा तो यहां से यहां तक मैं टाइम निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टॉपमोस्ट पॉइंट की पहचान, टॉपमोस्ट पॉइंट की पहचान, वेलोसिटी 0, ये वाली वेलोसिटी हमारे पास u है, मैंने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस बोला, नीचे की डायरेक्शन को मैंने माइनस बोला, तो यहां पर ये 0 रख दिया आपने, u की वैल्यू आपने u रख दी, वेरिएबल में बात कर रहा हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप क्या रखोगे, जो g है, g की वैल्यू 9.8 या 10 है, जो भी है, मैंने उसको g लिख दिया। लेकिन g को कैसा लिखोगे, प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि मैंने नीचे की डायरेक्शन को माइनस कंसीडर किया है, जो अर्थ के से जो ग्रेविटी के से जो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, उसकी वैल्यू मैंने नेगेटिव लिखनी होगी, -g मैंने लिख दिया। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आ गई u/g। ये टाइम कहां से कहां तक का है, a से लेकर के b तक का टाइम है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है, इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं लिखता हूं कैपिटल टी से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी u/g का डबल, तो u/g का डबल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो कि जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में यहां से आपने फेंका, यहां से बॉडी अगर के यहां गिरती है, तो यहां पर जो टाइम लगता है वो हमारा 2u/g होता है। यहां पर u क्या है, जिस रफ्तार से मैंने इस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी आएगी,
तो मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या बनेगी? तो मैक्सिमम हाइट अटेंड मतलब यहां पर मैं इसको मान लूं अगर एच मैक्स, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। कहां से कहां इक्वेशन लिखी जाए? ए टू बी लिखो, ए टू बी इक्वेशन। इक्वेशन आपकी मर्जी, आप सेकंड यूज करो, थर्ड यूज करो, कोई भी यूज करो, थर्ड यूज कर लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये कितना है? 0। ये मैंने लिखा u। एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी मैंने माइनस जी। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे को मैंने माइनस बोला है, ग्रेविटी नीचे की तरफ, सही है। और यहां पर मैंने लिखा s। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ए से पॉइंट का बी का, ए से बी का डिस्प्लेसमेंट को मैं h मैक्स लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया इसको h मैक्स। प्लस में लिखो माइनस में लिखो? h मैक्स प्लस में, क्योंकि बॉडी यहां पे थी, यहां चली गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ है, तो ये वैल्यू हम प्लस में लिख देंगे। सॉल्व करो क्या आया, तो यहां से आपको h मैक्स की वैल्यू मिल गई यू स्क्वायर बाई 2g। हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे सॉल्व कर चुके हैं, बस हमने फॉर्मूला बनाने के लिए बातें लिखी है। बगैर फॉर्मूले के भी आपने देखा कि सारे सवाल हम कर पा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने सवाल किया था बगैर फॉर्मूले के नहीं किया था, तो फॉर्मूला आप चाहो तो याद रख लो। अगर आप कॉन्सेप्ट से करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा अभी, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट में अगर आप इक्वेशन लगाना सीख गए तो फिर आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। आप अगर बाद में इक्वेशन लगाओगे भी तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आप फिलहाल के लिए आप कोशिश करो कि आप कॉन्सेप्ट पे मतलब इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करो, फॉर्मूला अभी अवॉइड करो तो बेहतर होगा। फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, जब कंफर्टेबल हो जाए इक्वेशन से सॉल्व करने में तो फिर आप फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट्स आप याद रख लेना। ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए था। ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u/g होगा, और मैक्सिमम जो हाइट होगी वो u स्क्वायर बाई 2g होगी। तभी वैलिड है जब हम जिस लेवल से फेंक रहे हैं बॉडी वहां तक वापस लौट के आ रही हो तब, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर उसको इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। हाँ, ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी यहां से मैं थ्रो करता हूं और ये बॉडी वापस लौट करके यहां पर आती, तो उसमें दो ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन, जाने का टाइम, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम वापस आने के टाइम के बराबर होता है। तो ऊपर जाने का टाइम अगर मैं लिखूं t1 और नीचे आने का टाइम लिखूं मैं t2, तो यह बात हम जानेंगे t1 की वैल्यू t2 के बराबर होगी। पहला रिजल्ट, जाने का टाइम इज इक्वल टू आने का टाइम। तो जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होता है। दूसरी बात, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर मैंने बॉडी को ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो जब वापस बॉडी यहां पहुंच रही है तो इसके पास भी रफ्तार 10 ही होती है। तो क्या समझे कि अगर मान लो आपने इसको u से फेंका और यहां पर जो बॉडी हमारे पास आई उसकी रफ्तार नीचे की तरफ v है, तो v का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये 10 की वैल्यू तो ये भी 10 की ही होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ऑब्वियसली ये वाले वैल्यू के बराबर होगा। तो किसी बॉडी को किसी लेवल से जब फेंकते हैं ऊपर की तरफ, जो रफ्तार उसकी होती है, वापस जब बॉडी उसी लेवल पे पहुंचती है तो उसके पास उतनी ही वैल्यू होती है, बस डायरेक्शन में डिफरेंस आता है, ठीक है। अच्छा, तो वैल्यू वाइज अगर मैं देखूं इसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू इतनी होगी, इसलिए मैंने मॉड लगाया, मतलब सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन जो आपको दिख रही है कि अपोजिट डायरेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट केस पे हम लोग आते हैं। अगर किसी बिल्डिंग की हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, वो तो केस हम लोग देख चुके हैं। दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास कोई बॉल है उसको मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो वो वाला केस भी हम लोगों ने देख लिया, दोनों बात हो गई। अब मैं अगर तीसरे केस की बात करूं कि किसी बिल्डिंग की हाइट से मैंने बॉल को फेंक दिया ऊपर की तरफ, और ये वाली बॉडी यहां से चलेगी, यहां से आकर के यहां पर आकर के जमीन पर गिरने वाली, सही। इसमें कुछ भी याद रखने वाली बात नहीं है, इसमें बस आपको खाली सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान है। कॉन्सेप्ट समझ लें क्या करना है। तो इसमें मान लो मैं क्वेश्चन के थ्रू बात को समझता हूँ, इसमें रखने वाली कोई बात है नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन की तरह ही देखूंगा। तो ये वाली जो बॉडी, इसमें मान लो बिल्डिंग की हाइट हमारे पास है 75 मीटर, और इस बार मैंने जो बॉल को थ्रो किया है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से, ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, ये वाली बॉडी आके नीचे गिरेगी। तो सवाल पहला इसमें पूछा जाएगा कि टाइम कितना लगेगा, टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहला वाला दूसरा वाला? केस 1 का फॉर्मूला लगेगा, केस 2 का फॉर्मूला लगेगा? कोई नहीं लगेगा, क्योंकि पहले वाले केस में ड्रॉप कर रहे थे बिल्डिंग की हाइट से, और दूसरे वाले में ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्कशन चल रहा था, ग्राउंड से वापस लौट के आ रही थी। तो इसका मतलब ये पहला वाला केस भी नहीं, दूसरा वाला केस भी नहीं। तो ये हमें फिर बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, बड़ी आसान बात। एक्चुअल में आसान नहीं है, वैसे है मुश्किल चीज, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो फिर आपके लिए आसान चीज है। अगर यहां से बॉडी चल करके यहां तक पहुंचती है, मैंने इसको इनिशियल पॉइंट लिखा ए, इसको मैंने फाइनल पॉइंट लिखा बी,
तो हम इक्वेशन ए टू बी लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली? क्या मैं ए टू बी डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूं? हाँ, तो ए टू बी हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ए से बी तक का जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही सारी चीजें हो रही है। मैंने इसको बॉडी को ऊपर फेंका, ग्रेविटी ने इसको ऊपर तक बॉडी गई, फिर उसका वापस लौट के आ रही है। सिर्फ ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें हो रही है। इसका मतलब जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू भी हमें पता है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है। तो अगर कांस्टेंट होता है तो हम तीनों इक्वेशन जो हमारे पास हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूं ए टू बी में। ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस बात को जितना आप जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है। अदरवाइज बात को आप दोबारा भी देख लेना एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। ए टू बी अगर मैं बात करूं, मैं डायरेक्टली ए टू बी इक्वेशन लिख सकता हूं। तो ए टू बी आप अगर इक्वेशन लिखोगे तो आपने इसके पहले डायरेक्शन आप मान लो किधर भी प्लस किधर भी माइनस मैंने साइड में लिख दिया। जिस तरह बॉडी को आप जाते हुए देखा करो उधर आप प्लस लिख दिया करो। वैसे आपकी मर्जी, आप चाहो जिस तरफ चाहो प्लस लिखो, जिस तरफ चाहो माइनस लिखो, कोई इशू नहीं। ठीक, ए पॉइंट के बारे में आपको पता है, ए पॉइंट की इनिशियल रफ्तार कितनी? +10। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ए से बी जो मोशन हो रहा है इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? हमेशा नीचे की तरफ। हाँ, एक्सेलरेशन हमारे पास नीचे की तरफ है। इसकी वैल्यू क्या है? -10। जी की वैल्यू को मैं अगर 10 लिखूं तो ये हमारे पास नीचे हो गया, नीचे की तरफ मतलब -10। डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर मैं ए टू बी इक्वेशन लिख रहा हूं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है ये अगर मैं बोलूं, कुछ लोगों को लगता है डिस्प्लेसमेंट ये है, यहां से बॉडी यहां गई यहां से तक, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, गलत बात। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप होता है। इस बात से मैं कोई लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट में। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, तो ये गैप कितना है? बिल्डिंग की हाइट के बराबर। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 75। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 75 है। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट प्लस में लिखा जाएगा माइनस में लिखा जाएगा? इनिशियली हम यहाँ पे थे, फाइनली यहाँ है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, मतलब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। और नीचे की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को हमने माइनस कंसीडर कर लिया है। सही है। और नेक्स्ट बात, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, कौन सी इक्वेशन है जिसमें चारों चीजें आपको नजर आ रही होती? ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप रिलेशन लगा दो। तो S की वैल्यू कितनी है? -75। U की वैल्यू कितनी है? 10। टाइम हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 टी स्क्वायर। इसको आप लिखो, क्या लिखा जाएगा ये? तो ये हो गया -75 इज इक्वल टू 10t -5 टी स्क्वायर। 5 से आप इसको डिवाइड कर लो तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। अब इसको आप वहां उस तरफ भेज दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, टी स्क्वायर -2t -15 इज इक्वल टू 0। क्या आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं आप? ठीक है, तो अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करके बताएं टाइम की वैल्यू क्या आती। तो अगर क्वाड्रेटिक होती इसमें ऑब्वियसली 2 रूट्स आएंगे, तो 2 रूट्स जो आएंगे आप सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूं। हमारे पास जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी -3 और 5। माइनस नहीं हो सकता, टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, टाइम की वैल्यू में पॉसिबल नहीं होती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो यहां से बॉडी को यहां तक जो पहुंचने में टाइम लगेगा वो 5 होगा। जरूरी बात आपने क्या समझी कि अगर बॉडी यहां से मैंने फेंकी, बॉडी जाकर के गिर रही है, तो हमें जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, जो कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट 75 है नीचे की तरफ, इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ लिखा। आपको एक्सेलरेशन भी पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो यहां से आपने सीधा इक्वेशन लगा दी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि बॉडी हमारी यहां से घूम के जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप ही लिखना होगा। तो ये हमारा आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। ये अपने आप में अच्छा सवाल माना जाता है, जिसको आप केयरफुली समझें। कहीं पर अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एक बार फिर से इसको देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसमें आपसे बोला जाए कि ये वाली जो बॉडी है ये मैक्सिमम जमीन से कितना ऊपर तक जाएगी, तो जमीन से कितना ऊपर जाएगी अगर हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? तो क्या आपको ये निकालना आएगा यहां से बॉडी कितना ऊपर जाएगी? तो इसके लिए तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हमने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था केस 2 में, कि किसी बॉडी को अगर हम किसी रफ्तार से फेंकते हैं तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाती है। तो यहां से आप केस को अगर देखोगे तो ये इसके लिए फॉर्मूला आप लगा सकते हो u² / 2g। तो वहां से आपको ये वाला हाइट मिल जाएगी।
और 75 था ही पहले से, तो हमारा जो ग्राउंड से जो मैक्सिमम हाइट बनेगी वो हो जाएगा 75 प्लस ये, सॉल्व करके शायद 5 आता है ये, तो हमारा आंसर 80 हो जाएगा। खैर फिलहाल आप टाइम पे फोकस करें, टाइम आपको आई थिंक निकालना आएगा अब। ठीक है, अब कुछ और बातें समझते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने किसी एक लेवल से किसी बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये वाली बॉडी ऊपर जाती है और ये वाली बॉडी वापस आकर के नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका मान लो u स्पीड से, तो ये वाली बॉडी जब वापस लौटेगी उसी लेवल पर आएगी तो इसकी रफ्तार u होगी। बस डायरेक्शन में फर्क आएगा, ऊपर फेंका तो बॉडी की रफ्तार नीचे की तरफ होगी, इतनी बात क्लियर। अगर मैं किसी पर्टिकुलर लेवल की बात करूं, किसी पर्टिकुलर में हाइट पे आ जाऊं, तो इस हाइट पर जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो क्या इसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो ऊपर है, एक्सेलरेशन जो है नीचे है, इस वजह से इसकी रफ्तार कम होते 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 यहाँ पर रफ्तार कम होती जा रही है, यहाँ पर जाकर 0 भी होगी। तो यहाँ पर कुछ रफ्तार हो गई, मैंने इसको लिखा u1। तो अगर u1 यहाँ पर रफ्तार है तो बॉडी जब यहाँ पर लौट के आएगी क्या इसकी रफ्तार u1 ही होगी? हाँ, आप ऐसे समझो, मोशन को आप नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, समझो कि यहां से मैंने एक बॉल को फेंका u1 से, तो ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, यहां से लौट के वापस जब इस पॉइंट पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी जितनी जितनी रफ्तार से आप फेंकते हो उतनी रफ्तार वापस भी होती है। तो इसका मतलब समझो यहां से कि बॉडी को मैंने u1 से थ्रो किया, जब वापस उसी लेवल पे आएगी तो इसकी रफ्तार नीचे की तरफ u1 होने वाली है। सही है, ठीक है। सिमिलरली आपको इसमें टाइम भी ऑब्जर्व करना है। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है वो टाइम हमारा कुछ t1 है, तो यहां से यहां तक जाने का अगर टाइम t1 होगा तो यहां से यहां तक आने का भी टाइम तो t1 होगा, क्योंकि ये बात भी हम जानते हैं जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में भी लगता है। तो जाने वाला टाइम अगर यहां से यहां तक t1 है तो यहां से यहां तक का टाइम भी t1 होगा। सही, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक का जो टाइम है वो हमारा टाइम t2 है, तो इसका मतलब ये वाला टाइम भी तो t2 होगा। ये कैसे बोल पा रहा हूं? उस कॉन्सेप्ट से कि अगर मैंने यहां से फेंका बॉडी यहां तक जाएगी, जो टाइम जाने में लगता है वही टाइम आने में लगता है। तो जाने में टाइम कितना? t1 प्लस t2, तो जाने का टाइम है t1 प्लस t2, इट मींस आने का भी टाइम होगा t1 प्लस t2। तो t1 टाइम यहां से खर्च हो गया तो बचा हुआ टाइम ये वाला t2 ही होगा। तो जाने में टाइम है t1 प्लस t2, तो आने में भी टाइम t1 प्लस t2 होगा। ये पार्ट अगर t1 है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट t2 हो जाएगा। तो क्या पता लगा कि किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी पर्टिकुलर हाइट तक जो जाने में टाइम लगता है वही वापस आने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, सवाल देखें, इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक मकान है और इस मकान के ऊपर कोई खड़ा है, ठीक, तो इसके ऊपर कोई खड़ा है और कोई एक इंसान है जो कि यहां पर नीचे की तरफ है, समझ ही गए होंगे। तो यहां पर कोई एक लड़का है और यहां पर कोई एक बालिका है, कोई लड़की। ये वाला जो लड़का है यहां से फूल थ्रो करता है ऊपर की तरफ, तो ये वाला जो फूल है ये ऊपर की तरफ इसने फेंका, तो यहां से ऊपर की तरफ ये वाला फूल चलता हुआ जा रहा है। इस उम्मीद से इसने फेंका हुआ है कि ये वाला कहीं इसके टाइम जब यहां पहुंचेगा तो ये इसको पकड़ लेगा, इस तरह से इसने फेंका हुआ है। तो यहां से जो लड़का है इसने जो फूल है यहां से फेंका ऊपर की तरफ, तो ये वाला फूल ऊपर चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, इस उम्मीद में कि ये वाला जो इसका हाथ है ये इसको पकड़ लेगा। अफसोस इसने नहीं पकड़ा, तो ये वाली जो बॉडी है, ये वाला जो फूल है वो चलता हुआ यहां तक पहुंचेगा। उसके बाद इसने अच्छी खासी रफ्तार से फेंका था, तो ये वाला जो फूल है वो यहां से ऊपर तक चला गया। फिर ये वाला फूल वहां से जब ऑब्वियसली नीचे आ रहा होगा तो फिर इसके पास एक उम्मीद है कि ये वाला शायद अब पकड़ ले इसको, तो अभी भी इसने नहीं पकड़ा। अब क्या हुआ, ये वाला फूल आकर के जमीन पर आकर के गिरता है, तो ये वाला जो फूल है वो फाइनली जमीन पर आकर गिर गया। अच्छा, तो अब इसमें सवाल क्या है वो समझे। यहां से फूल इसने फेंका, जैसे इसने फूल फेंका तो उसने घड़ी में अपना टाइम देखा, तो टाइम वहां से अपना टाइमर ऑन किया, तो उस पर टाइम था 0, जैसे टाइमर ऑन के t=0। अब यहां से इसने फेंका, जो ऊपर चलता हुआ जा रहा है, जब यहां तक पहुंचता है तो इसकी थोड़ी सी धड़कनें बढ़ जाती। फिर यहाँ पर ये देख रहा होता है कि टाइम कितना हुआ, तो जैसे ही हमारा फूल यहाँ पहुंचा है इसने ऑब्जर्व किया कि जो टाइम है वो कुछ 4 सेकेंड, मतलब t=4 पे ये वाला फूल यहाँ पहुंच गया। तो t=4 पे इसके पास उम्मीद थी कि शायद ये फूल इसके हाथों में होगा, लेकिन अफसोस किसी वजह से छूट गया, स्किप हो गया।
तो ये वाला फूल ऊपर चला गया और ऊपर चला गया और ऊपर चला गया, यहां पर पहुंचा, उसके बाद फिर नीचे चलता हुआ आ रहा है। जब नीचे चलता हुआ आ रहा है, जब यहां पर फिर से पहुंचा, तो फिर से इसने घड़ी देखी और वहां पर टाइम देखा t इज इक्वल टू 8। तो t इज इक्वल टू 8 पर ये वाला जो फूल था वो यहां पर था। फिर से t इज इक्वल टू 8 पर इसको एक उम्मीद जगी, इसने सोचा कि शायद अब जो फूल है इसके हाथों में होगा। अफसोस, फिर से वाला फूल इसके हाथ में नहीं था। ये वाला फूल चलते हुए यहां पर आकर के गिरता है, तो जमीन पे गिर गया। तो जब जमीन पे गिरेगा तो सवाल है कितना टाइम उसकी घड़ी में शो हो रहा होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि अगर मान लो यहां से कोई फूल ऊपर जाता है, यहां तक जाकर के गिरता है, तो किसी एक सर्टेन हाइट पर 2 बार है, पहले t इज इक्वल टू 4 पे और दोबारा t इज इक्वल टू 8 पे 2 बार है। तो सवाल पहला आपसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो फूल है वो कितनी देर हवा में रहा, ये हमें बताना है। दूसरा सवाल आपसे मैं लिखूंगा बाद में, पहले इतनी बार डिस्कस करते हैं। गेस करो क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग सोच पा रहे हैं, सही सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखे ध्यान से। यहां से बॉडी चल करके यहां तक अगर पहुंची, यहां पे गिरी, और ये किसी एक लेवल पर जो बॉडी 2 बार है, t इक्वल टू 4 t इक्वल टू 8 पर, तो t इक्वल टू 8 जो टाइम है यहां तक का टाइम है। इसका मतलब है घड़ी में जब टाइम 0 था तो यहां पर फूल था, ये फूल यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां तक जब पहुंचा है तो टाइम कितना गुजर गया। तो यहां से यहां तक में टाइम है 8 सेकंड, क्योंकि इस घड़ी में दिखा रहा है t इक्वल टू 8 पे, जब फूल यहां पर है तो इसका मतलब 8 सेकंड गुजर गए यहां तक। सही है, यहां से यहां तक का टाइम 8 सेकंड है। अगर हमें ये वाला टाइम मिल जाए, ये वाला टाइम कितना है, तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाएगा। तो ये वाला टाइम कितना होगा, कैसे निकाला जाए, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं जस्ट पहले कि जितना टाइम किसी बॉडी को किसी लेवल तक जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। तो इसका मतलब जाने में टाइम, यहां तक इस लेवल तक जाने में कितना वक्त लगा था, इस यहां तक जाने में, तो यहां तक जाने का टाइम है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में अगर बॉडी यहां तक पहुंची है, इट मींस ये वाली बॉडी को यहां तक वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, मतलब 4 सेकंड्स। तो यहां से लेकर के यहां तक का टाइम है 8 सेकंड्स, और यहां तक का टाइम हम इसकी हेल्प से निकाल रहे हैं 4 सेकंड्स। तो हमारा टोटल टाइम हो गया 8 सेकंड्स प्लस 4 सेकंड्स विच इज 12 सेकंड्स। तो 12 सेकंड्स हमारे पास टाइम हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे अगली बात पूछूं कि जब इसने फूल ऊपर की तरफ फेंका होगा तो कितनी तेज फेंका होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की इनिशियल स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, यू पूछा गया। तो यू के लिए आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 12, यहां रख दो। u कितना है आपको निकालना है, g की वैल्यू मैं यहां पर 10 कंसीडर कर लेता हूं, तो g की वैल्यू है 10। तो यहां से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 60। सही है, तो 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आराम से सोच ले, समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें सारी बातें डिस्कस करनी होंगी धीरे धीरे करके। तो अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है, अगर कोई मूविंग बॉडी है, वहां से अगर किसी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। इसको थोड़ा केयरफुली आप समझें, ध्यान से समझेंगे तो सारी बात आपको समझ आ जाएगी। आप ये बताएं, जैसे कोई अगर गाड़ी है, कोई ट्रक है, ये आगे चलता हुआ जा रहा है किसी एक वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी मैंने मान ली कुछ 10 मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये वाली बॉडी आगे चलती हुई जा रही है, इसके अंदर एक खिड़की है, विंडो है, और यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ था, इसमें अपना हाथ इसने बाहर निकाला और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो गाड़ी इस तरफ चलती हुई जा रही है, यहाँ से उसने अपना हाथ गाड़ी से निकाला बाहर और एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो बॉल अगर छोड़ दिया तो आप ये बताओ बॉल कहां पर गिरेगी। तो बॉल कहां पर गिरेगी, इसको मैंने नाम दिया बी पॉइंट, थोड़ा सा और आगे दिया मैंने ए पॉइंट, थोड़ा सा पीछे दिया मैंने सी पॉइंट। कहां पर गिरेगी, जहां से ड्रॉप किया एग्जैक्ट वहीं नीचे, या आगे या पीछे। सोचिए सोचिए, अगर मैंने कोई चलती हुई गाड़ी से मैंने अपना हाथ बाहर निकाला और वहां से मैंने किसी चीज को ड्रॉप कर दिया, तो ये बॉडी कहां पर गिरेगी, जस्ट एग्जैक्ट नीचे, ये थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा पीछे। तो इसका सही आंसर है आगे गिरेगी, मतलब ए पॉइंट पर बॉडी गिरेगी। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया होगा ऑब्वियसली। दूसरा एग्जांपल समझे,
अगर मैं ऐसी कोई सिचुएशन बना रहा हूं कि मान लो हमारे पास कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है या कोई बस है, ये जो बस है आगे की तरफ चलती हुई जा रही है, इस बस में आपको यहां बैठा दिया गया है बीचों बीच में, और जो गाड़ी है वो लगातार चलती हुई जा रही है। ठीक, मैंने इसमें इंश्योर किया हुआ है कि जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, यहां पर आपके पास सपोर्ट भी नहीं, कुछ पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप एक सरफेस, प्रॉपर सरफेस पे आपको बीच में बिठा दिया गया। अचानक से अगर ब्रेक लगती है, तो अचानक से अगर ब्रेक लगेगी तो आप किधर जाओगे, आगे पीछे? तो अगर आप बीच में बैठे हुए थे, आपके पास सपोर्ट नहीं कुछ पकड़ने के लिए, अचानक से ब्रेक लगा दी ड्राइवर ने, तो अगर ब्रेक अचानक से लगेगी तो आप किधर जाओगे, आगे पीछे? हाँ, अब आपने बात समझ ली कि हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब जैसे आपने जब अचानक से ब्रेक लगाई तो ये वाला जो आदमी है ये आगे जाकर के टकराएगा, इस वाले सरफेस से जाकर टकरा जाएगा। ये बात आपको समझ आती? तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ? ये तो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हम किसी गाड़ी के अंदर हैं और गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब गाड़ी के अंदर रखी हुई हर एक चीज 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। सही, अगर मैं इसके अंदर बैठा हूं, तो अगर ये गाड़ी चल रही 10 मीटर पर सेकंड से, मैं इसके अंदर बैठा हूं, तो इसका मतलब है मैं भी इसके गाड़ी के साथ साथ आगे चलता जा रहा हूं, इसका मतलब हमारी रफ्तार भी 10 मीटर पर सेकंड है। अगर इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है तो यहां तक बात समझ आ रही? तो अगर गाड़ी चलती हुई जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मैं उसके अंदर बैठा हूं तो हमारी रफ्तार भी 10 मीटर पर सेकंड है, गाड़ी के साथ साथ मैं चलता हुआ जा रहा हूं। फिर क्या हुआ, अचानक से मैंने गाड़ी को रोक दिया, तो अचानक से मैंने गाड़ी को रोक दिया, रफ्तार 0 कर दी, तो क्या इस वाले की रफ्तार जो थी वो सडनली क्या होने वाली, कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब अगर ये इंसान था, इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड थी आगे की तरफ, आपने अचानक से बस को रोक दिया, तो अचानक से बस को रोक दोगे, लेकिन इस वाले इंसान के पास जो रफ्तार थी वो तो वही रहेगी 10 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से वाला आदमी चलता रहेगा, तो चलता रहेगा तो यहां जाकर के ये टकरा जाएगा। सही है, तो यहां पर काम की बात क्या समझे? तो काम की बात हम ये समझे कि अगर हम किसी सिस्टम से किसी पार्टिकल को अलग, किसी सिस्टम, अगर कोई पूरा सिस्टम जो है वो अगर एक साथ आगे मूव कर रहा होता है, तो उसके अंदर रखी हुई हर एक चीज की रफ्तार उतनी होती है जितनी सिस्टम की है। यहां तक बात समझ आ रही? तो अगर बस चल रही है, इसका मतलब हर इंसान, उसके अंदर जो बैठे हुए जितनी भी चीजें हैं सब कुछ उसी रफ्तार से चल रही होती है। अचानक से अगर आप ब्रेक लगा दोगे तो इसकी रफ्तार चेंज नहीं हुई, तो ये वाला जाकर के टकरा जाता है। एक और एग्जांपल समझो, अगर मैं बस के अंदर हूं, बस चलती हुई जा रही है आगे की तरफ, ठीक है, तो बस अगर आगे से चलती हुई जा रही है और वहां से हमें बस से उतरना है, तो आपको स्कूल में ये बात पढ़ाई जाती है कि चलती बस से ना उतरें, बिल्कुल सही बात है, चलती बस से नहीं उतरना चाहिए। लेकिन ये बात आपको नहीं बताई जाती है कि अगर चलती बस से उतरना हो तो हम कैसे उतरे, तो ये बात मैं आपको बता देता हूं। वैसे बेहतर यह है कि आप चलती बस से ना उतरें, लेकिन आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा कि अगर कोई बस चलती हुई जा रही होती है और जब काफी हद तक धीमी हो जाती है रफ्तार, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग किस तरफ मुंह करके उतरते हैं। ध्यान देना, आप अगर आपने नहीं ऑब्जर्व किया है तो अगली बार इसको आप ऑब्जर्व करना कि जब बस चलती हुई जा रही है तो वहां से जैसे अगर हल्की बस धीमी होती है, तो आपने देखा होगा जो बस कंडक्टर होता है वो जनरली बस चलते चलते में ही जब धीमी होती है उसी टाइम पे उतर जाता है वो, क्योंकि और जो सवारी है उनको उतरना होता है, या और भी लोग आपने ऑब्जर्व किया होगा शायद। तो अगर बस इस तरफ चलती हुई जा रही है और वहां से कोई अगर यहाँ उतरता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जिस तरफ बस चलती हुई जा रही थी उधर ही मुंह करके वो इंसान उतर रहा होता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जब हमारे पास चलती हुई बस थी तो उसके अंदर जो बैठा हुआ इंसान था या खड़ा हुआ इंसान था, तो उसके पास भी उतनी वेलोसिटी जितनी बस के पास है। तो अगर बस आगे जा रही है, इसका मतलब उस आदमी के पास भी रफ्तार आगे की तरफ है। तो जब वो इंसान बस से अलग हुआ तो उसके पास उतनी रफ्तार थी, उतनी रफ्तार आ गई जितनी रफ्तार उस बस के पास थी। मान लो बस चल रही 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब इंसान के पास भी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड। अब मैंने उस इंसान को धीरे से बाहर कर दिया, तो अगर धीरे से बाहर कर देंगे तो उसकी रफ्तार तो वही रहेगी 5 मीटर पर सेकंड। इस वजह से इंसान जो है वो अपने आप को आगे मुंह करके उतरता है, जिससे वो अपनी रफ्तार को कंट्रोल कर पाए, इंसान वहां पर बैलेंस बना पाए। अगर पीछे की तरफ मुंह करके उतरा तो उसके पास रफ्तार तो आगे की तरफ है, तो वो इंसान फिर यहां से गिर सकता है। ठीक है, तो हमने अभी तक काम की बात क्या समझी कि अगर हम किसी सिस्टम के अंदर हैं तो जो सिस्टम की रफ्तार होगी वही हमारी रफ्तार भी होगी। अगर हमने सिस्टम से किसी चीज को मैंने अगर बाहर फेंका, जैसे ये वाला केस पे आ जाओ, तो मैंने बॉल को अपना हाथ बाहर निकाल करके मैंने बॉल को फेंका, तो अगर बस की रफ्तार 10 थी तो उस बॉल को भी इनिशियल रफ्तार 10 मिल जाएगी। ये जरूरी बात थी। तो जैसे मैंने अगर यहां से देखा तो ये वाली बॉल के पास रफ्तार एक्चुअल में जब चलती बस थी तो इसके पास रफ्तार कितनी, 10। जैसे मैंने अपना हाथ बाहर निकाल करके इसको छोड़ा, तो बाहर निकाल के छोड़ोगे तो इसके पास रफ्तार जो 10 थी वो कहां चलेगी, तो रहेगी उसके पास। तो अगर उसके पास रफ्तार रहेगी तो ये वाली जो बॉडी है वो यहां जाकर के गिरेगी, ए पॉइंट पर आकर के गिरती है। ठीक है, तो यहां पर लिखने वाली बात क्या है, अगर किसी सिस्टम से
किसी पार्टिकल को अलग करते हैं तो उसके पास इनिशियली उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी सिस्टम के पास थी। बस ये हमारे काम की बात है। तो अगर आपने कोई चलती बस से कोई फेंकते हो, ड्रॉप करते हो, तो ड्रॉप का मतलब अब आज से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रफ्तार हमें जीरो नहीं लेनी। जैसे आपने किसी पार्टिकल को किसी सिस्टम से अलग किया तो उसके पास जो इनिशियली रफ्तार होगी वो उतनी होगी जितनी हमारे पास सिस्टम के पास थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या आपको ध्यान रखना है? ठीक है। अब एक सवाल बताओ, अगर हमारे पास कोई एक हॉट एयर बैलून है और ये जो बैलून है ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जा रहा है कांस्टेंट रफ्तार के साथ, इसकी जो स्पीड है ऊपर जाने की वो मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो ये वाला ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा है और ये जो रफ्तार आपको दी गई है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कांस्टेंट रफ्तार से ऊपर जा रहा है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर चलता हुआ जा रहा है आराम से, इस तरह से चलता हुआ ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। ये चढ़ता हुआ ऊपर जाएगा तो आपसे बोला जा रहा है आफ्टर 7.5 seconds a stone is dropped. Find time taken by stone to reach the ground. ये आपसे पूछा गया है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल क्या है कि यहां से कोई एक हॉट एयर बैलून है, इस तरफ चलता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ, रफ्तार इसकी कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड, ये बॉडी चलते 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 ऊपर जा रही है। 7.5 सेकंड्स के बाद 7.5 सेकंड के बाद ऑब्वियसली कुछ ऊपर आ जाएगा और इसके अंदर जो बॉल है यहां से इसको ड्रॉप कर दिया गया। तो सवाल है इस बॉल को जमीन तक आने में अब कितना वक्त लगेगा। तो सवाल क्या बन गया, ऐसा समझो कि हमारे पास सवाल ये बन गया कि हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने किसी बिल्डिंग की हाइट से मैंने यहां से रखा है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने इसको यहां से ड्रॉप किया तो इसके पास इनिशियल रफ्तार कितनी? जीरो। अरे अभी तो आपको बताया मैंने कि जीरो नहीं होगा। जब किसी सिस्टम से किसी पार्टिकल को अलग करते हैं तो उसके पास उतनी ही वेलोसिटी होती है जितनी उस टाइम पे उस सिस्टम के पास थी। तो ये सिस्टम तो ऊपर चलता हुआ जा रहा है ना 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब है ये वाली जो बॉल है उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। और इसको मैंने किसी हाइट मतलब कुछ टाइम के बाद अगर ड्रॉप किया, इसका मतलब कुछ हाइट होगी उसके पास, इसका ये कितनी हाइट हो चली जाएगी? सिंपल कॉमन सेंस, अगर 10 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही है 7.5 सेकंड तक चलेगी कांस्टेंट रफ्तार से, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड कितनी है? 10 और टाइम कितना है? 7.5, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई 75 मीटर। तो बॉडी ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और 7.5 सेकंड तक ऑब्वियसली 75 मीटर चलेगी। तो 75 मीटर चलने के बाद मैंने उसको वहां से ड्रॉप किया, तो 75 मीटर हमारी जमीन से हाइट है अभी। और जब मैंने ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने पर इस वाले बॉल की इनिशियल रफ्तार जीरो नहीं है, इसकी रफ्तार 10 है क्योंकि सिस्टम की रफ्तार 10 थी उस इंस्टेंट पे, जिसकी रफ्तार मैं 10 लूंगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, उसके बाद बॉडी आकर के जमीन पे गिरेगी। तो एग्जैक्ट ये सवाल हम लोग थोड़ी देर पहले सॉल्व कर चुके हैं कि किसी एक बिल्डिंग की हाइट से अगर किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जमीन तक आने में कितना वक्त लगता है। ये केस 3 था हमारा, वही वाला सवाल आ गया है। तो सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन, अगर सॉल्व करोगे तो वही एग्जैक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल सेम डेटा है इसलिए आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो मैं दोबारा से इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात रिएक्शन टाइम की कर लेते हैं। रिएक्शन टाइम क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए।
ठीक है, तो रिएक्शन टाइम एक्चुअल में क्या है? जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपका दिमाग है, जब आप कोई चीज देखते हो, फिर उस पर सोचते हो, फिर रिएक्ट करते हो, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है, उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। आपको लग रहा होगा नहीं मैं तो तुरंत रिएक्ट कर देता हूँ, कोई चीज देखी मैं तुरंत रिएक्ट कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप मान लो गाड़ी से चलते हुए जा रहे हैं, बाइक पे बैठे हुए थे और कोई बाइक चला रहा है, आप उसके पीछे बैठे हुए, आपकी आदत क्या है, आप इधर मुड़ते हैं फिर इधर मुड़ते हैं, इस तरह से देखते हुए आप आराम से चलते हुए जा रहे हैं। फिर आपने एक टाइम के बाद ऐसा ऑब्जर्व किया कि अचानक से कोई इंसान था, कोई आपका जान पहचान का कोई रिलेटिव था या कोई दोस्त था आपका, वहां से गुजरता इधर से, तो आपके अभी तक नेचर क्या थी, आप ऐसे देख रहे थे, फिर आप इधर देख रहे थे, आप इधर देख रहे थे, फिर देख रहे थे, आपकी मंडी ऐसे चल रही थी। फिर जैसे आपकी नजर उस पर पड़ती है, तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि आपने जब उसको देखा तब तक आपकी मुंडी यहां से इधर मुड़ के ऐसे आ जाएगी। फिर आपको रियलाइज होगा नहीं कोई तो हमारा जान पहचान वाला गुजरा है, तो फिर आप तुरंत पलट के ऐसे देख रहे होते हैं कि कौन गया। फिर समझे कि अगर आप गाड़ी चलते हुए जा रहे हैं, आपने आपका नेचर है कि आप इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, इस तरह से चलते हुए आराम से मस्ती से पीछे बैठे हुए आराम से देखते हुए जा रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद ऐसा आप ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आपकी नजर पड़ती है तो आपकी मंडी, जैसे आपने इसकी नजर पड़ी तब तक आपकी मंडी यहां जाती, आपका फेस ऐसा आ गया। फिर आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं कोई तो जान पहचान वाला था, फिर आपने तुरंत पलट के मुड़ करके देखा। तो यहां पर आपने जो पलट के देखा एक्चुअल में हुआ क्या कि आपकी नजरों ने तो उसको देख लिया था, लेकिन आपके दिमाग ने प्रोसेस थोड़ा लेट किया, तब तक आपका जो हेड है वो इधर आ गया, आपकी मुंडी इधर आ गई। तो इसका मतलब है कुछ टाइम लग गया सोचने में कि कोई जान पहचान का था, फिर उस दिमाग ने फिर आपको सिग्नल दिया, आपको बोला कि नहीं कोई तो जान पहचान वाला था, फिर आपने उसको फिर से देखने की कोशिश की, इसका मतलब आपको पलट के देखना पड़ रहा है। तो इसमें कुछ टाइम कंज्यूम होता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो अगर रिएक्शन टाइम को मैं डिफाइन करूं तो रिएक्शन टाइम में क्या बोल सकता हूं, टाइम टू, आपने कोई चीज देखी, टाइम टू ऑब्जर्व, फिर उसके बाद आपने उस पर सोचा और फिर आपने उस पर रिएक्ट किया। तो टाइम टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट, इसमें कुछ टाइम कंज्यूम होता है, इसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। रिएक्शन टाइम इंसानों के लिए, फॉर ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के लिए जो हमारे पास रिएक्शन टाइम होता है ये 0.2 सेकंड से लेकर के 0.3 सेकंड्स के आसपास होता है। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो उसका रिएक्शन टाइम 0.2 से 0.3 सेकंड्स तक होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं यहां से पेन छोड़ता हूं और मैं आपको टास्क दूं कि मैं यहां से पेन छोड़ता हूं, अपने हाथ को इस वाला जो आप यहां पर देख रहे हैं ये वाला निचला पार्ट, यहां पर आप ऐसे पार्ट रखें इसको, और मैं अगर यहां से छोड़ता हूं तो आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। मैं खुद से पकड़ पा रहा हूँ, खुद से ऑब्वियसली से पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है कब छोड़ूंगा और हमें पता है कब पकड़ना, तो ये काम तो आसान है, ये तो मैं पॉसिबल है। लेकिन आप किसी और से करवाना, घर पे आप किसी से बोलना कि ऐसे पेन पकड़े और यहाँ पर आप बिल्कुल पास अपने हाथ रखना, जैसे ही पेन छूटे उसको बताना नहीं कब छोड़ना है, रेंडमली वो उसका वेट करना है, जैसे वो छोड़ता है फिर आप उसको पकड़ने की कोशिश करें, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस पेन को नहीं पकड़ पाएंगे। पेन की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग जो नॉर्मल पेन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहां से अगर आप छोड़ते हो, कोई छोड़ता है तो आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप इसको नहीं पकड़ पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पेन है और मैं यहां से इसको ड्रॉप करता हूं, तो ड्रॉप करूंगा तो इसकी रफ्तार कितनी है, पहले आप इसका एक्सपेरिमेंट करें खुद से, फिर उसके बाद अगर आप समझेंगे तो आपको बात समझ आएगी। किसी को बोलें कि पेन ऐसे पकड़े और छोड़े, फिर आप इसको पकड़ने की कोशिश करें, आप इसको नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, गेस नहीं करना है कि आप इसको बार बार ऐसे कर रहे हैं तो गलती से पकड़ में आएगा, उसके साथ नहीं, आप इसको देख करके ऑब्जर्व करके आप इसको पकड़ने की कोशिश करना, तो आपको ये पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, ट्राई करना एक बार, क्यों नहीं पकड़ आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब पेन है हमारे पास, तो मैंने यहां से पेन छोड़ा और इसकी रफ्तार हमारे पास, छोड़ना मतलब ड्रॉप किया और रफ्तार 0, ग्रेविटी जो लगेगी नीचे की तरफ, ग्रेविटी मैंने इस पर 10 मान ली, और जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो हमारा 0.2 सेकंड है। तो हम ये पता करते हैं कि जब तक हम इस पर रिएक्ट करेंगे तब तक ये पेन कितना नीचे चला जाएगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट पेन का कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, सही है। तो u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर रखोगे 10 और टाइम की वैल्यू रखोगे 0.2 सेकंड में, बहुत अच्छा टाइम मान लेता हूँ। इसके बाद आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है 0.2 मीटर। सेंटीमीटर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। तो ये वाला जो पेन है वो 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। तो मान लो आपने यहां पर पकड़ने की कोशिश की, यहां पर आपने पकड़ने की कोशिश की, तो ये वाला जो पेन है वो 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। अगर मैं मानूं लगभग इसकी जो लंबाई है वो मान लो 15 सेंटीमीटर है, मतलब एक स्केल के बराबर। तो आपका जो एक स्केल होती है वो स्केल के बराबर मान लेते 15 सेंटीमीटर। अगर आपने यहां से इसको छोड़ा तो जब तक आप इसको यहां पर प्रेस करोगे तब तक ये वाली बॉडी 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगी।
20 सेंटीमीटर मतलब यहाँ, तो इसका ये वाला जो पॉइंट था वो 20 सेंटीमीटर नीचे का मतलब है 15 तो यही था, यहां से और नीचे 5, यहां तक बॉडी यहां पहुंच जाएगी। तो जब आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे, ये आप नीचे गया यहां तक जाया, तो जब आप यहां पहुंच जाएगा तब आप इसको पकड़ने की कोशिश कर पाएंगे, तो इसका मतलब है ये कभी भी आपको पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन टाइम वाला कॉन्सेप्ट होता है। रिएक्शन टाइम क्या है कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसका हम उस पर सोचते हैं, फिर उस पर हम रिएक्ट करते हैं, उसमें कुछ टाइम कंज्यूम होता है, उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई इंसान है, गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, इसकी रफ्तार हमें पता है, इसकी रफ्तार है आगे की तरफ कुछ 15 मीटर पर सेकंड, इस रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ती हुई जा रही है। और जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है, तो ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम आपको दिया गया है 0.7 सेकंड्स। नॉर्मली जो होता है वो 0.2 से 0.3 के आसपास होता है। 0.7 का मतलब है कि इसका रिएक्शन टाइम ठीक नहीं है, तो शायद ये नशे में होगा। अगर इंसान नशे में होता है तो उसका जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाता है, वो चीजों पे बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन टाइम इसका ज्यादा है, शायद ये नशे में होगा। तो इसीलिए रोड पे लिखा रहता है कि शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। रीजन उसके पीछे यही है कि रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा, तो अगर आपने अचानक से कोई गाड़ी के सामने आता है तो आप उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिमाग का एक्टिव होना उस टाइम पे जरूरी होता है, ड्राइविंग के टाइम पे। क्वेश्चन ये है कि यहां से कोई इंसान जंप मार के अचानक से इसके गाड़ी के सामने आ जाता है, और यहां से जो डिस्टेंस है वो कुछ 30 मीटर है। तो ये गाड़ी आराम से चलती हुई जा रही है 15 मीटर सेकंड से, कांस्टेंट रफ्तार से गाड़ी चलती हुई जा रही है, आराम से चलती हुई जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक लड़का इसके सामने आ गया 30 मीटर डिस्टेंस पर। अब क्या होगा, इस वाले इंसान को ब्रेक लगाने की जरूरत है। ठीक, तो ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी धीरे धीरे करके रिटार्ड करते 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 फाइनली जो गाड़ी है वो हमारी रुकने की कोशिश करेगी, गाड़ी कुछ टाइम बाद रुकेगी। तो सवाल आपको बताना है कि यहां एक्सीडेंट होगा या नहीं। इसमें आपको जानकारी दी गई है, इफ ब्रेक इज अप्लाइड, अगर ब्रेक लगाई जाती है देन रिटार्डेशन जो होगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर ब्रेक लगाओगे तो रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड चल रही है तो 15 मीटर पर सेकंड से ही गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है, तो जब इसको समझ आएगा, इसमें जब इस लड़का आया, इसको जब समझ आएगा, इस ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाने पर ये वाली गाड़ी चलते चलते एक टाइम बाद रुक जाएगी। अगर ऐसा हुआ कि गाड़ी इससे पहले रुक गई तो इस एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर ये गाड़ी हमारी चलती रही और यहां जाकर रुकने की टेंडेंसी बनेगी तो ऑब्वियसली फिर एक्सीडेंट होगा। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया है, एक्सीडेंट होगा या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। एक्सीडेंट होगा या नहीं ये आपको बताना है। सोचो थोड़ी देर, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, इधर आ जाए। अच्छा सवाल है ये, कॉन्सेप्चुअली ये स्ट्रॉन्ग सवाल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही ये सवाल बनेगा, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला काम नहीं आने वाला है। तो आप ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाला सवाल है, ध्यान समझे क्या हो रहा है। अगर यहां से गाड़ी चलना शुरू करती, ठीक, और जैसे ये वहां पर गाड़ी है और इससे 30 मीटर दूर ये लड़का आकर के यहाँ जंप लगा के यहाँ पहुंच गया, तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि बताओ एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो इसका रिएक्शन टाइम कितना है, 0.7 सेकंड्स। तो अगर रिएक्शन टाइम 0.7, इसका मतलब है कि इसमें जब देखा कि कोई लड़का सामने आया है और इसने जो ब्रेक लगाई, इसमें 0.7 सेकंड हमारे खर्च हो जाएंगे। समझ आ रही बात? तो 0.7 सेकंड के बाद ही ब्रेक लग पाएगी। रिएक्शन टाइम का मतलब है उतने टाइम में आप किसी चीज को देख करके जो रिएक्ट करते हैं उसमें जो टाइम लगता है वही हमारा रिएक्शन टाइम है। तो इसमें देखा लड़का आया उसके बाद रिएक्ट करने में, इसको ब्रेक लगाने में जो टाइम लग जाएगा वो 0.7 सेकंड खर्च हो जाएगा। 0.7 सेकंड तक फिर होगा क्या, जब तक इसने ब्रेक नहीं लगाई तब तक क्या होगा, तब तो गाड़ी चलती रहेगी ना, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड है और गाड़ी इसी रफ्तार से चलती रहेगी। तो ये वाली बॉडी अगर चलती रहेगी तो कितना ट्रेवल कर जाएगी, कितना बॉडी मूव कर जाएगी। अब इसने ब्रेक नहीं लगाई है, ब्रेक 0.7 सेकंड्स के बाद लगा पाएगा। तो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, तो स्पीड हमारे पास 15 और टाइम कितना लगा है 0.7 सेकंड्स। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई 10.5। तो इसका मतलब है ये वाली जो बॉडी है
वो 10.5 मीटर्स आगे मूव कर चुकी है 0.7 सेकंड्स में। अब 0.7 सेकंड गुजर गए, अब ये ब्रेक लगाएगा। तो अब अगर ब्रेक लगेगी तो फिर रिटार्डेशन शुरू होगा। कोई सोच रहा होगा यहीं से ब्रेक क्यों नहीं लगाया? अरे भाई, जब उसको नजर आएगा तो नजर आने के बाद ब्रेक लगाने में रिएक्शन टाइम के बराबर टाइम खर्च हो जाएगा ना। तो रिएक्शन टाइम के बराबर टाइम खर्च हो गया, मतलब 0.7 सेकंड के बाद ही वो रिएक्ट कर पाएगा, ब्रेक लगा पाएगा। तो 0.7 सेकंड तक गाड़ी तो चल रही थी ना, तो चलती रहेगी गाड़ी। तो चलती हुई गाड़ी अगर है तो 15 से अगर चल रही है 0.7 सेकंड तक चलेगी तो 10.5 मीटर्स गाड़ी मूव कर जाएगी। फिर 0.7 सेकंड्स के बाद ये ब्रेक अप्लाई हो पाएगी, तो ब्रेक लगेगी तो फिर यहाँ पर रिटार्डेशन आएगा। रिटार्डेशन आपको दिया गया है 5। तो अभी आप ये देखो कितना गैप बचा हुआ है, कितना गैप बचा हुआ है। तो अगर ये 10.5 खर्च कर देंगे तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू बची है वो आ गई 19.5 मीटर्स। तो 19.5 मीटर डिस्टेंस बाकी है। सही है। अब यहां पर क्या करना है, आप ये सोचो, अगर गाड़ी हमारे पास 15 से है और रिटार्डेशन हमारे पास है, तो आप ये पता लगाओ कितनी डिस्टेंस चलने के बाद गाड़ी रुक जाएगी। अगर 15 मीटर चलने के बाद गाड़ी रुक गई, एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर पता लगा कि बॉडी यहां से अगर मान लो इसको मान लो 25 मीटर चल करके रुकती है, तो 25 मीटर चलने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसका मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप ये पता लगाओ कि गाड़ी को इतनी रफ्तार से अगर चल रही, इतना रिटार्डेशन है, तो गाड़ी को कितना चलने के बाद गाड़ी रुक पाएगी। तो कितना चलने के बाद गाड़ी रुक पाएगी, रुक पाएगी मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो कौन सा रिलेशन लगा दूं मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू क्या होगी, गाड़ी रोकने की बात कर रहे हो तो 0 लिख दोगे, गाड़ी जो चल रही है वो 15 से इनिशियल रफ्तार 15 लिखोगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू आप -5 लिख देना, क्योंकि इस तरफ है, इसको मैंने प्लस बोला तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहां से पता लगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आती है 22.5। तो 22.5 मीटर चलने के बाद गाड़ी रुकेगी, और चलने के लिए स्पेस बाकी कितना है 19.5। इसका मतलब ये बॉडी यहां जाकर के रुकने वाली है, इसका मतलब है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस केस में जो एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इस केस में एक्सीडेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल 15 आता, इसका मतलब बॉडी यहीं जाकर रुक जाएगी, तो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट इस केस में होगा। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने क्या लिखा, कि जो बॉडी है इसमें रिएक्शन टाइम है जो ऑब्जर्वर का ये 0.7, ड्राइवर का 0.7 है। तो यहां से गाड़ी हमारी चलना शुरू कर रही है, चलती जा रही है रफ्तार 15 से। अचानक से कोई सामने आएगा तो ब्रेक तुरंत नहीं लगेगी, जब तक रिएक्शन टाइम के बराबर बाद ही हम इस पर रिएक्ट कर पाएंगे, ब्रेक लग पाएगी। तो 0.7 सेकंड के बाद ही ब्रेक लगी, तो 0.7 सेकंड तक गाड़ी तो चलती रहेगी ना, गाड़ी चल रही थी चलती रहेगी। फिर जब ब्रेक लगेगी तो फिर रिटार्डेशन स्टार्ट होगा, फिर यहां से बॉडी रिटार्ड करते करते रुकेगी। तो मैंने पता लगाया बॉडी कब जाके रुकेगी, पता लगा 22.5 मीटर चलना पड़ेगा। उतना गैप बाकी नहीं है, सिर्फ 19.5 ही गैप है। इसका मतलब बॉडी यहां से लेकर के यहां तक जाकर रुकने वाली है, इसका मतलब उसके रास्ते में ही आ जाएगा, मतलब एक्सीडेंट होगा। रेशियो ऑफ डिस्टेंस सक्सेसिव इंटरवल में, मतलब अगर कोई बॉडी को हम यहां रेस्ट से छोड़ते हैं, कुछ टाइम टी में ये वाली बॉडी यहां आ जाएगी, फिर और टाइम टी गुजरेगा बॉडी यहां आ जाएगी, और टाइम टी गुजरेगा बॉडी यहां कहीं पहुंच जाएगी। तो सवाल ये है कि सक्सेसिव टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हम रेशियो निकालने जा रहे हैं। तो ये रेशियो अगर मैं निकालना है कि पहले टी टाइम में बॉडी कुछ चलेगी, फिर अगले टी टाइम में और कुछ चलेगी, ऑब्वियसली अगले वाले में जो चलेगी वो ज्यादा चलेगी। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में अगर बॉडी यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो, रिलेशन लगाओगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर, यू तो 0 है। फिर जब यहां पर पहुंचोगे तो इसके बाद कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, फिर से वही रिलेशन लगाओगे यूटी प्लस हाफ एच स्क्वायर, टाइम तो एक ही सेकंड, मतलब 30 सेकंड ही लेना है, तो टाइम तो 30 सेकंड ही लेना है। इसका मतलब गैप ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर यू है। सिमिलरली जब यहां पर पहुंचोगे तो और ज्यादा यू आएगा, तो इस बार बॉडी और ज्यादा चलेगी। तो पहले टी टाइम में कम चलेगी, अगले टी टाइम में ज्यादा चलेगी, अगले टी टाइम में और ज्यादा चलेगी। सवाल है इसमें रेशियो जो होगा उसकी वैल्यू 1:3:5 आती है, ये आपने प्रूफ करना है। कर लो प्रूफ। मैं लिखता हूं यहां पर पॉइंट ए, इसको मैं लिखा बी, इसको मैं लिखा सी, सिमिलरली इसमें पॉइंट नीचे डी हो जाएगा। मैं पहले रिलेशन लिखता हूं ए टू बी में।
ए टू बी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं ये वाला गैप, तो ये वाले गैप को मैंने लिखा S1, तो S1 कितना आएगा S1। यहां से यहां तक मैं इक्वेशन लिखूंगा ए टू बी में, तो लिखा जाएगा S इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो है इसलिए जीरो हो जाएगा यू टी, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, मैं नीचे की डायरेक्शन को ही प्लस लिख लेता हूं, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा, टाइम मैंने t लिखा, तो हमारे पास S1 की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। सही है। अब उसके बाद में अगर यहां वाला देखूं, ये वाला गैप कितना होगा, इस वाले गैप को मान लिया मैंने S2 गैप है यहां से यहां तक, तो अगर ये वाला गैप हमारा S2 है, ये मैं कैसे गैप निकालूं? एक तरीका है कि आप B से C इक्वेशन लिखो, या मैं डायरेक्टली A से लेकर के C तक इक्वेशन भी लिख सकता हूं, वहां से भी हमारे पास वैल्यू बनेगी। तो मैं हमारे लिए बेहतर यही कि मैं A से C लिखूं, इससे फायदा ये है क्योंकि हमें इनिशियल रफ्तार यहां वाली पता है 0, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा A से C तक। तो A से C तक अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा S1 प्लस S2, तो यहां डिस्प्लेसमेंट आएगा S1 प्लस S2। इनिशियल रफ्तार ये हो गया S इज इक्वल टू यू टी, तो यू तो 0 है, प्लस हाफ इनटू ए, एक्सेलरेशन कितना है g, और टाइम कितना लिखा जाएगा, तो टाइम यहां पर लिखोगे आप 2t, क्योंकि हम A टू C की बात कर रहे हैं। सही है। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आया, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, यहां से अगर आप देखोगे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बाहर कर दो 4 बाहर आ गया, अंदर लिखा हुआ है हाफ g इंटू टी स्क्वायर, इसको मैं क्या बोल सकता हूं S1, तो ये हो गया 4S1। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई 4S1, मतलब S2 की वैल्यू आ जाएगी 3S1, तो ये S2 की वैल्यू आ गई 3S1। सिमिलरली हम अगर अगले वाले केस में देखें, तो अगले वाले केस में आप इक्वेशन लिखना A टू D, तो अगर मैं A टू D इक्वेशन लिखूं तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, इसकी वैल्यू हो जाएगी UT, UT 0 हो गया, U 0 है ना, एक्सेलरेशन तो g रहेगा, टाइम यहां से यहां तक कितना लोगे, टाइम हो जाएगा 3t, तो टाइम यहां रख दो 3t। इससे आप सॉल्व करोगे तो लिखा जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी। अच्छा 9 यहां पर 3 स्क्वायर है तो 9 बाहर आ गया, तो 9 को मैंने यहां लिख दिया, ये लिखा हुआ है हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। सही है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ S1। सही लिखा हुआ है, हाफ जी टी स्क्वायर का मैं S1 बोल सकता हूं। तो यहां से हमारे पास S3 की वैल्यू आएगी, इसको इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 8S1 और ये हो जाएगा माइनस S2। S2 की वैल्यू क्या थी 3S1, यहां रख देना, तो ये हो जाएगा 8S1 माइनस 3S1, तो ये वैल्यू हो गई 5S1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5S1। तो अब देखो रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो क्या आ गया, रेशियो क्या आ गया S1 इज टू S2 इज टू S3। अगर मैं रेशियो निकालना चाहता हूं तो S1 की वैल्यू तो आप S1 रहने दो, S2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 3S1, और S3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5S1। तो S1 S1 आप यहां से हटा दोगे, तो S1 S1 अगर आप हटा देते हो तो यहां से आपको जो रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा, यहां से इसको आप करोगे तो ये आएगा 1:3:5। सिमिलरली आगे भी वैल्यू चलती चली जाएगी एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया 1:3:5। ये आपको डायरेक्टली भी याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली भी ये बात पूछी जा चुकी है। कैसे याद रखोगे कि अगर हमारे पास टाइम इंटरवल सेम हो, तो अगर टाइम इंटरवल सेम होगा, रेस्ट से बॉडी छोड़ी जा रही है, तो पहला जो चलेगा उससे 3 गुना अगला चलेगा, मतलब यहां से अगर चलेगा S तो ये चलेगा 3S, फिर अगले उतने ही टाइम में चलेगा 5S, फिर चलेगा 7S, इस तरह से हमारे पास रेशियो आएगा। ये रेशियो होता है 1:3:5:7, ये हमारे पास रेशियो आता है। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप एक बार रिवाइज जरूर करना। अगला ये आपको प्रूफ करना है खुद से, ये आप एक बार खुद से प्रूफ करें। कॉन्सेप्ट वही है, रेस्ट से अगर बॉडी को छोड़ते हैं तो इस बार मैंने टाइम इंटरवल सेम नहीं लिया है, मैंने इस बार डिस्टेंस सेम लिए। अगर ये वाला S है, अगला वाला भी S होगा, तो ये चलने में जो टाइम लगेगा वो T1, ये वाला टाइम T2, तो मैं T1 T2 T3 इनका रेशियो बताना है। अच्छा सवाल है ये, सोचना एक बार क्या करना है, ट्राई करना आप खुद से एक बार। तो इस चैप्टर की आखिरी बात, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड,
nth सेकंड में, इस चैप्टर नहीं इस टॉपिक के मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें हम लोग आखिरी बात समझने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा। पहले ये समझो कि nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। जैसे बॉडी अगर यहां पर है, उसके पास कुछ रफ्तार थी, फिलहाल मैं इसको बोलूंगा t इक्वल टू 0। कुछ टाइम के बाद बॉडी यहां होगी, t इक्वल टू 1। कुछ बॉडी इसके बाद यहां कहीं होगी, मैंने लिखा t इक्वल टू 2। उसके बाद बॉडी कुछ यहां होगी, मैंने लिखा t इक्वल टू 3। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि बॉडी 1 सेकंड में कितना चलेगी, ये वाला, अगले यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉडी 3 सेकंड में कितना चलेगी, तो 3 सेकंड का मतलब है यहां से यहां तक, ये 3 सेकंड में बॉडी चली। अगर मैं बोलूं 2 सेकंड में कितना चली, वो यहां से यहां तक चली। मैं सवाल 3 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तीसरे सेकंड की बात कर रहा हूं। तो आपको ये डिफरेंस समझ आना चाहिए कि थर्ड सेकंड और 3 सेकंड में क्या डिफरेंस है, समझो। अगर बॉडी यहां चलती हुई जा रही है, यहां तक पहुंच रही है, तो मैं बोलूंगा 3 सेकंड में बॉडी यहां से यहां गई। अगर मैं आपसे बोलूं तीसरे सेकंड में बॉडी कितना चली है, डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड, इसका क्या मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड का मतलब है कि बॉडी यहां से यहां तक, यहां से देखो ये कौन सा है, इसको मैं बोलूंगा पहला सेकंड, तो ये हमारे पास है फर्स्ट सेकंड। दूसरे सेकंड में बॉडी यहां से यहां गई, तो ये हमारे पास है सेकंड सेकंड। और तीसरा सेकंड हमारे पास ये है थर्ड सेकंड। सिमिलरली फोर्थ सेकंड आएगा, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड। तो किसी एक सेकंड में बॉडी कितना चल रही है, अगर मैं फर्स्ट सेकंड की बात करूं तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक। अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड सेकंड की, तो सेकंड सेकंड है t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक। अगर मैं बात कर रहा हूं थर्ड सेकंड की, तो थर्ड सेकंड हमारा यहां शुरू हुआ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, से चलता जाएगा। अगर हमें निकालना है कि थर्ड सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, तो बॉडी अगर थर्ड सेकंड में निकालना चाहते हैं कितना डिस्प्लेस हुई है, तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लो 3 सेकंड्स में। t इक्वल टू 3 में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है निकाल लो, और t इक्वल टू 2 मतलब 2 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है निकाल लो। इस वाले पूरे में से इसको माइनस कर देना, तो आपको ये वाला गैप मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको थर्ड सेकंड में निकालना है, तो आप 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसमें से आप 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो, तो आपको ये थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है? हाँ, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वहां से आप सॉल्व कर देते हो, आपको आंसर आता है। ठीक है, अगर मैं इसी बात पर जनरलाइज करूं, जनरलाइज करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो nth सेकंड के हिसाब से अगर यहां 3 लिखा तो यहां 3 था, -1 था, यहां पे था। तो अगर मैं nth सेकंड की बात करूंगा, तो यहां पर लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड। ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ 5वें सेकंड, फिफ्थ सेकंड में, तो फिफ्थ सेकंड के लिए आप क्या करोगे, पहले 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दोगे, तो आपको 5 सेकंड का, फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। इसको मैं जनरल फॉर्मूला जो बनाने की कोशिश की, मैंने इस तरह से लिख दिया। इसका प्रूफ मैं कर देता हूं, सॉल्व कर लो। तो यहां पर n सेकंड में बॉडी कितना चली, इसका रिलेशन लगाओगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t की वैल्यू यहां पर n है। सिमिलरली इसको लिखोगे ut, t की वैल्यू क्या रखोगे, t कितना टाइम, n-1 सेकंड प्लस हाफ इंटू a, यहां पर टाइम रख देना n-1। इसको आप सॉल्व करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है nth सेकंड का, वो वैल्यू आ जाती है u प्लस हाफ a टू n-1। ये हमारे पास रिलेशन बनता है। ये बड़े काम का रिजल्ट है, बड़े काम का रिजल्ट है। अगर आपसे बोल रहा है फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो फिफ्थ डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूज करोगे ये रिलेशन। अगर बोले 5 सेकंड में बताओ, तो 5 सेकंड तो पुरानी वाली बात है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, वहां से आप 5 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अगर फिफ्थ सेकंड की बात करेगा, फिर आपको ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखें, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड तो किसी बॉडी को हमने अगर ड्रॉप कर दिया ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो सवाल आपसे पूछा गया फिफ्थ सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिफ्थ सेकंड, 5 नहीं, फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो फिफ्थ सेकंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे फिफ्थ सेकंड के लिए, तो हमारे पास रिलेशन होता है u प्लस हाफ a टू n-1। n क्या है, जिस सेकंड की आपको बात कर रही है,
तो यू की वैल्यू क्या 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखोगे, तो अगर मैं नीचे लिखूं एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी, मैं नीचे की डायरेक्शन को प्लस मान लेता हूं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 10। यू की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी होगी, एन हमारे 5 सेकंड की बात करो तो 5 यहां रख देना, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ये हो गया कितना 5, अंदर हो जाएगा 10 माइनस 1 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 45 मीटर्स। तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो यही पे हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी कवर होता है। कुछ और जो क्वेश्चंस करने हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तो वो इसके बाद आप देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे।